तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में पढ़ाने वाला हूँ आपको ऑक्सीजन की हेल्प से कैसे हम एटीपी का फॉर्मेशन करवाते हैं रेस्पिरेशन में। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, समझने में दिक्कत होती है, और एनसीईआरटी का जो ये डायग्राम यहाँ पे है इसे समझने में तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि ये अल्टीमेट सॉल्यूशन वीडियो हो आपकी हर प्रॉब्लम का। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ने से पहले ना बेसिक्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। बेसिक क्या है, तो आते हैं एक बार एरोबिक रेस्पिरेशन में। जहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन एनसीईआरटी ने दे रखा है वहाँ पे उन्होंने शुरुआत में 2 पॉइंट समझा रखे हैं। पहला पॉइंट ये कहता है कि भाई पायरुवेट से मुझे क्या रिमूव करना है, मुझे रिमूव करना है हाइड्रोजन H2। हाइड्रोजन जब भी मैं बोलूँ तो आप हमेशा मन में बोलेंगे 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, यही मिलकर क्या होता है, हाइड्रोजन बनता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि मैंने जो ये हाइड्रोजन रिमूव करे हैं ना भाई, ये जो रिमूव्ड हाइड्रोजन है ये किसके पास पहुंचेंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देंगे, O2 को दे देंगे, और क्या बनाएंगे, एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे। तो बेसिकली बात ये है कि पायरुवेट से ये हाइड्रोजन जो रिमूव हुए हैं वो ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन तक, ये काम कौन करता है, ये काम करता है NADH2। इसीलिए फॉर्मेशन होता है NADH2 का। भाई पायरुवेट से हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद में पीछे क्या बचा, पीछे बचा CO2। हाइड्रोजन रिमूव करके हमने बनाया क्या, हमने यहाँ पे बनाया NADH2, और यही NADH2 तो ETS के पास जाता है, और ETS के पास जाकर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करवाता है, और अल्टीमेटली वो इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंचते हैं, O2 के पास। तो NADH2 कुछ और नहीं बल्कि हाइड्रोजन कैरियर होते हैं। ओके, फिर बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जैक्टली है क्या। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया की अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ ना, तो ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन ये कुछ इस प्रकार से फोल्डिंग वाली होती है। इस एक फोल्ड को हम बोलते हैं क्रिस्टा। ओके, इन सभी को मिलाकर अगर मैं बोलूं तो मैं बोलूंगा क्रिस्टे। इनर मेम्ब्रेन में ये फोल्ड इसलिए होते हैं, मतलब क्रिस्टा इसलिए होते हैं ताकि सरफेस एरिया क्या हो, बढ़ाया जा सके, सरफेस एरिया इंक्रीज हो। सरफेस एरिया मुझे इंक्रीज क्यों करना है, क्योंकि मुझे इस मेम्ब्रेन में क्या मिलते हैं, इस मेम्ब्रेन में मुझे मिलते हैं कॉम्प्लेक्सेस। कौन से वाले कॉम्प्लेक्स, जो ETS करवाते हैं, तो ETS कॉम्प्लेक्सेस मुझे यहाँ पे मिलते हैं। टोटल मेरे पास में 5 कॉम्प्लेक्स हैं, जिनमें से ATS में पार्टिसिपेट करते हैं 4 कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्सेस पढ़ते हैं। तो भाई मेरे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट। इनके नाम कैसे रखे जाते हैं मैं सारी बातें आपको जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे क्लियर करता चलूंगा। तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में, अच्छा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स है तो मतलब 2 या 2 चीज़ों से ज़्यादा बना होगा मिलकर। तो इसमें होगा क्या, देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का है, चाहे वो रेस्पिरेशन हो चाहे वो फोटोसिंथेसिस हो, एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन लेने का और देने का काम हमेशा मेटल आयन का होता है। तो कोई ना कोई मेटल आयन या फिर मेटल का कंपोनेंट तो वहाँ पे होगा। तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में जो मेटल का कंपोनेंट है वो है भाई FeS, आयरन सल्फाइड। इसके अलावा एक और कंपोनेंट है FMN। ओके, इसके बाद में हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड की। कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड जो है वो अपने आप में यूनिक है। इसके पास में कंपोनेंट है FeS और FAD पॉजिटिव। ये यूनिक क्यों है ये मैं आगे बताऊंगा आपको। फिर बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड की। कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड के पास में भी कंपोनेंट्स हैं। क्या क्या कंपोनेंट है भाई, इसके पास में एक तो है साइटोक्रोम C1, एक इसके पास है FeS और एक इसके पास है साइटोक्रोम B। फिर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ। ये भी अपने आप में यूनिक है, और इसकी खासियत ये है कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट को देखो आयरन दिखेगा, सेकंड को आयरन दिखेगा, थर्ड को आयरन दिखेगा, लेकिन इसमें आयरन के कंपाउंड नहीं होते, तो कोई और मेटल होगा। वो कौन सा मेटल है, तो इसमें 2 कॉपर के एटम होते हैं, एक को हम बोलते हैं कॉपर A, साथ में साइटोक्रोम होता है A, साइटोक्रोम A3, और दूसरा कॉपर का एटम कॉपर
अगर आपसे कोई पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कितने कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होते हैं, तो ये 4 इन्वॉल्व होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। पांचवा कहा गया, देखो पांचवा एग्जैक्टली एटीपी सिंथेज है, एटीपी बनाता है, वो इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पार्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करनी है, दैट मीन्स कि ऑक्सीजन की हेल्प से मुझे एटीपी बनाना है, तो टोटल कॉम्प्लेक्स जो काम में आ रहे हैं वो 5 आ रहे हैं, उसमें मैं कॉम्प्लेक्स नंबर 5th को भी क्या कर लूंगा, इन्वॉल्व कर लूंगा, जो कि है एटीपी सिंथेज। अब एटीपी सिंथेज जो है ना, इसमें 2 कंपोनेंट है, एक तो मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड वाला पार्ट है F0, और एक बाहर की तरफ है F1। ये 5 कॉम्प्लेक्स जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। तो चलिए इन कॉम्प्लेक्स के हिसाब से ये जो डायग्राम एनसीईआरटी ने दे रखा है हम खुद से ड्रॉ करते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो। तो चलिए बनाते हैं एक इनर मेम्ब्रेन, ये मैं बना रहा हूं इनर मेम्ब्रेन, ये है आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, और ये है इनर मेम्ब्रेन। अब इनर मेम्ब्रेन को मैंने इतना बड़ा इसलिए बनाया है ताकि मैं इसमें कॉम्प्लेक्सेस दिखा सकूं। आउटर मेम्ब्रेन भी सेम होती है, ये भी लिपिड बाइलेयर है और ये भी लिपिड बाइलेयर है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सेस देखते हैं एक बार। सबसे पहले भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट है, इसे मैं बोलूंगा C1। उसके बाद में आता है कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड, फिर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड, ओके, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड। फिर बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ, और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर 5, जो कि है एटीपी सिंथेज। अलग डायग्राम में शो करेंगे उसे। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपको जो ये चारों कॉम्प्लेक्स दिख रहे हैं ना, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसमें से आपको जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड और कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ, ये तीनों क्या होते हैं, ये होते हैं प्रोटॉन पंप। यानी इनके पास जब इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, तो ये प्रोटॉन को पंप करते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखनी है ये बात। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे NaDH2 के अकॉर्डिंग। देखो 2 कंपाउंड आपको मेनली पढ़ने हैं, एक तो भाई NaDH2 से एटीपी बना और एक FADH2 से एटीपी बना। पहले NaDH2 पढ़ते हैं, फिर बात करेंगे FADH2 की। और क्रैब साइकिल का भी मैं थोड़ा यहाँ पे रेफरेंस लूंगा, तो आप क्रैब साइकिल जरूर ध्यान में रखें ETS पढ़ने से पहले, इससे जस्ट पहले वाला टॉपिक है वो। बात करते हैं NaDH2। देखो भाई कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट का नाम क्या है, अब मैं नाम की सारी बातें बताऊंगा कि नाम ऐसे क्यों है। कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट का नाम है NaDH डिहाइड्रोजिनेज। ये बोल रहा है कि भाई NaDH और डिहाइड्रोजिनेज, जो डिहाइड्रोजिनेज का मतलब हाइड्रोजन को रिमूव करवाना, वो कॉम्प्लेक्स जो हाइड्रोजन को रिमूव करवाते किससे, NaDH2 से, वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट, यानी NaDH डिहाइड्रोजिनेज। तो भाई ये आता है, इसके पास हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन में जब भी बोलूंगा तो आप क्या समझोगे, आप समझोगे 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। इसको यहां पे मिलता है FMN, और FMN इससे क्या कर लेता है, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ले लेता है, बन जाता है FMNH2, ओके। इसने अपना हाइड्रोजन किसे ट्रांसफर कर दिया है, FMN को ट्रांसफर कर दिया है, और ये क्या बन गया है, NAD पॉजिटिव। ये आगे चल पड़ेगा भाई क्रैब साइकिल के लिए, मतलब क्रैब साइकिल में इन्वॉल्व होके नए NADH बनाएगा, NAD पॉजिटिव बन गया है यार।
अब ये FMN क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन, ये चाहिए दोबारा FMN से FMNH2 बना, ये दोबारा FMN बनेगा, तब ये इलेक्ट्रॉन किसको पास कर देगा, FES को। इसने इलेक्ट्रॉन किसको पास कर दिए, FES को। अभी इसके पास प्रोटॉन भी है, क्योंकि हाइड्रोजन का मतलब 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन तो FES को दे दिए, लेकिन ये प्रोटॉन किसको पास करेगा, तो ये प्रोटॉन पार करता है सीधे यहाँ, ये है भाई मैट्रिक्स और ये है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। इसलिए 2 प्रोटॉन क्या कर दिए यहाँ पे पार कर दिया। ओके, मैंने बोला था कि ये प्रोटॉन पंप भी है, तो जब इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन आई ना, तब इसने क्या किया, बाहर से 2 प्रोटॉन उठाए और कहाँ छोड़ दिए, इसने छोड़ दिए इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के बीच में। 2 प्रोटॉन इसने बाहर से उठाए और छोड़ दिए इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। ओके, टोटल ट्रांसफर कितने प्रोटॉन का हुआ है, 4 प्रोटॉन। ओके, इसके बाद में FES के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है, FES के 2 इलेक्ट्रॉन देता है एक मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर UQ, यूबिक्विनोन इसका नाम है। ये क्या करता है, हाइड्रोजन कैरियर है, मतलब ये H2 ट्रांसपोर्ट करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन FES से लिए, 2 प्रोटॉन इसने क्या किए, 2 प्रोटॉन इसने बाहर से लिए, क्या बना दिया, इसने बना दिया UQH2। ओके, UQH2 जैसे ही बना, अब इसका नाम यूबिक्विनोन से यूबिक्विनोल हो गया। ओके, अब कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड में क्या क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड में यहां होता है साइटोक्रोम B, यहां होता है FES और यहां होता है साइटोक्रोम C1। ओके, अब ये यूबिक्विनोन से इलेक्ट्रॉन तो चले जाएंगे साइटोक्रोम B के पास, 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, लेकिन साइटोक्रोम B ने प्रोटॉन लेने से मना कर दिया, तो प्रोटॉन कहां पहुंच जाएंगे, प्रोटॉन पहुंच जाएंगे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। ओके, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये पहुंचेंगे FES के पास, FES से साइटोक्रोम C1 के पास, और क्योंकि ये प्रोटॉन पंप भी है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन उठाएगा मैट्रिक्स से और कहां पंप कर देगा, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप कर देगा। तो इसने भी कितने प्रोटॉन पंप किए, 4 प्रोटॉन इसने भी पंप किए। ओके, इसका नाम क्या है, इसके 2 नाम हैं, एक जो NCERT ने दे रखा है, NCERT ने इसका नाम दे रखा है भाई कि ये साइटोक्रोम BC1 है। एक और इसका नाम है, इसे बोला जाता है साइटोक्रोम C रिडक्टेज। मैं बताऊंगा अभी ये नाम क्यों रखा है इसका, ठीक है। चलिए तो वापस आते हैं, इलेक्ट्रॉन किसके पास है, साइटोक्रोम C1 के पास। साइटोक्रोम C1 यहाँ पे अंदर की तरफ एक कॉम्प्लेक्स होता है, एक कैरियर होता है, जैसे साइटोक्रोम C से जाना जाता है। ये इलेक्ट्रॉन किसको मिलते हैं, साइटोक्रोम C से मिलते हैं, C को मिलते हैं। देखो साइटोक्रोम C को अगर इलेक्ट्रॉन मिले मतलब उसका रिडक्शन हुआ, वो कॉम्प्लेक्स जो साइटोक्रोम C का रिडक्शन करवा दे वो कहलाता है साइटोक्रोम C रिडक्टेज, तब इसका ये नाम पड़ा है। ओके, साइटोक्रोम C जो है वो मोबाइल कैरियर होता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है, हाइड्रोजन कैरियर नहीं है। हाइड्रोजन कैरियर आपसे पूछ ले तो यहाँ पे कौन है, यूबिक्विनोन है। ओके, ये पहुंचता है कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास, और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 से ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में है कॉपर A, उसके पास से इलेक्ट्रॉन जाएंगे साइटोक्रोम A के पास, A से जाएंगे A3 के पास, और फाइनली किसके पास जाएंगे, कॉपर B के पास। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन आए तो ये भी क्या है, प्रोटॉन पंप है, और ये 2 प्रोटॉन को क्या कर देगा, यहाँ पे पंप कर देगा। देखो पंपिंग से प्रोटॉन हर जगह 2 हैं, यहाँ पे ये जो प्रोटॉन है ये एक्चुअल में एक तो यहाँ से आया FMNH2 की वजह से, और एक ये आया इसकी वजह से, यूबिक्विनोल की वजह से। बट इसके पास ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, तो यहाँ पे प्रोटॉन्स पंपिंग से ही आ रहे हैं, सिर्फ 2 प्रोटॉन।
कॉपर बी ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको पास कर देगा? कॉपर बी जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन पास कर देगा। एक ऑक्सीजन का एटम यहाँ है, उसके पास 2 प्रोटॉन पड़े हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। भाई कोई 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। 2 इलेक्ट्रॉन देते ही क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा पानी, दैट इज H2O। ओके, तो फाइनली इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंचे? ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन को आप बोल सकते हो कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। बट कहानी यही खत्म नहीं होती। एनसीईआरटी खोलोगे ना, एनसीईआरटी में लिख रखा है कि भाई ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। देखो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन इसने लिए। हाइड्रोजन एक्सेप्टर, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन जब इसके साथ मिलेंगे तो हाइड्रोजन बनेगा, और हाइड्रोजन किसके साथ चिपका है? ऑक्सीजन के साथ। तो इसे फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी बोल सकते हैं। दोनों में से कोई भी आ जाए, आप दोनों मार्क कर सकते हैं, दोनों इक्वली करेक्ट टर्मिनोलॉजी यूज कर रखी है ऑक्सीजन के केस में यहाँ। ओके, अब बात करते हैं कि भाई टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने ट्रांसफर हुए हैं। तो आप बताइए टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। भाई 4, ठीक है, 8, 2, 10। तो ये जो है ये टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन का ट्रांसफर हुआ है कहाँ पे? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। कहाँ से? मैट्रिक्स से। चलिए अब बात करेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर 5th की। ये है भाई F0 और ये है भाई F1। उससे पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूं। एनसीईआरटी अगर आप ध्यान से देखोगे ना, एनसीईआरटी का डायग्राम, तो यहाँ पे पॉजिटिव 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 दिखा रखा है, यहाँ पे नेगेटिव 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 दिखा रहा है। देखो बाहर से प्रोटॉन उठाए, अंदर पटक दिए, अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, बाहर की ये जो सरफेस है मेम्ब्रेन की उस पर चार्ज नेगेटिव ज्यादा हो गया। ठीक है, एक ग्रेडियंट बन गया। ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस हो गया, एक चार्जेस का डिफरेंस हो गया। इसे एनसीईआरटी ने बोल रखा है इलेक्ट्रो केमिकल ग्रेडियंट। ओके, इसे एनसीईआरटी ने क्या बोल रखा है? इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। तो वो ग्रेडियंट यानी वो डिफरेंस जो कि चार्जेस का है, किस वजह से डेवलप हुआ है? केमिकल की वजह से। और यहाँ केमिकल क्या है? प्रोटॉन है। ओके, चलिए अब यहाँ पे आता है कंट्रोवर्सी। देखो पहले की एनसीईआरटी अगर तुम देखोगे तो वह एनसीईआरटी कहती है कि भाई इसमें से अगर 2 प्रोटॉन निकलते हैं ना तो एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है। फिर एनसीईआरटी ने क्या किया? चेंज कर दिया, बोला कि भाई साहब 4 प्रोटॉन निकालोगे तब जाकर एक एटीपी बनेगा। बोला जी ठीक है, लेकिन डायग्राम अभी भी देखोगे नई वाली एनसीईआरटी में, थ्योरी में तो 4 प्रोटॉन लिख दिया, लेकिन डायग्राम में अभी भी उन्होंने चेंज नहीं किया है। तो क्या माने? और 4 प्रोटॉन से सर गणित बैठा नहीं। कैसे नहीं बैठा? देखो टोटल प्रोटॉन यहाँ कितने हैं? यहाँ है सर 10 प्रोटॉन। चलो हमने 4 प्रोटॉन निकाले, पीछे 6 बचे, एक एटीपी बन गया। 6 में से फिर 4 प्रोटॉन निकाल दिए, एक एटीपी और बन गया। जी बिल्कुल। पीछे कितने बचे? 2 प्रोटॉन। और सर 4 प्रोटॉन से बनेगा एटीपी, तो 2 प्रोटॉन से कैसे बनाए? और हमने तो पढ़ा है कि NADH से कितने प्रोटीन बनते हैं? सॉरी, NADH से कितने एटीपी बनते हैं? तो भाई एटीपी बनते हैं 3। तो 2 प्रोटॉन से आप यहाँ पे मानोगे हाफ एटीपी, और ये गणित कितना हो जाएगा? ये गणित हो जाएगा 2.5 एटीपी। आप जब मेडिकल कॉलेज में जाओगे वहाँ पे आपको बहुत बढ़िया किताब मिलेगी बायोमोलिक्यूल्स की, बायोकेमिस्ट्री की। वहाँ पे आपको ये ही पढ़ने को मिलेगा कि 2.5 एटीपी बनता है, जिसे राउंड ऑफ करके क्या बता देते हैं? 3 एटीपी। ओके, पहले एनसीईआरटी ने गलती कर रखी थी, अभी उन्होंने करेक्ट कर दिया। ओके, तो आप अब के अकॉर्डिंग 4 प्रोटॉन ही मानोगे कि 4 प्रोटॉन से एक एटीपी बनता है। आई होप आपको इतना समझ में आया हो। NADH की वजह से 3 एटीपी हम बोल रहे हैं, 3 एटीपी वो कैसे बने। ओके, ज़्यादा इस डेप्थ में नहीं जाना कि 2.5 कैसे बना, सबसे पहले तो वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ना। अब मैं पढ़ा देता हूँ आपको
कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड जब इन्वॉल्व होता है, यानी FADH2 जब बनता है, तो वो कैसे बनता है।